A very good morning to all the participants of the joint course being organized by DTRTI Delhi and Lucknow. For the benefit of those participants who are aiming at taking the ITO departmental exam, today we will be dealing with section 11, 12 and 13. So in the beginning we'll talk about section 11 and income from property held for charitable or religious purposes. Now section 11, 12 and 13 deal with exemption which is given to the various trusts and organizations, institutions, which are carrying out charitable or religious works, and what is the arrangement and what is the process of giving them the exemption, what are the provisions which are applicable to them. These provisions will be handled by us. Income from property held for charitable or religious purposes. Subject to the provisions of 60 to 63, the following income shall not be included in the total income of the previous year of the person in receipt of the income. जिस व्यक्ति को इनकम प्राप्त हो रही है, रिसीव हो रही है किसी प्रीवियस ईयर में, उनमें से जो निम्नलिखित इनकमें हैं वो उसके टोटल इनकम में शामिल नहीं होंगी. टोटल इनकम जैसा कि एक्सप्लेन किया गया सेक्शन 5. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 60 to 63, यानी ये सेक्शन 60 to 63 के अधीन होगा और उन सेक्शंस को भी हम लोग देखेंगे. तो पहले वो जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी इनकमें हैं जो कि टोटल इनकम में शामिल नहीं होंगी उस व्यक्ति के टोटल इनकम में जिसको वो प्राप्त हो रही सेक्शन 11 के पर्पज से. ए, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट. ऐसी इनकम जो कि ट्रस्ट से प्राप्त हो रही है, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से प्राप्त हो रही है. ट्रस्ट जो है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर होते हैं और एक है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसमें सोसाइटीज रजिस्टर होती हैं और फिर वो सोसाइटीज ट्रस्ट एक्ट में भी रजिस्टर होते हैं. तो अगर कोई ट्रस्ट है और ट्रस्ट के पास कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है वो ट्रस्ट, और उससे इनकम डिराइव होती है, उस प्रॉपर्टी से इनकम डिराइव होती है, जो प्रॉपर्टी ट्रस्ट के अंतर्गत हेल्ड है, होली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस, पूर्णतया, पार्टली नहीं, चैरिटेबल या रिलीजियस, परोपकार या धर्मार्थ के लिए पूर्णतया जो ट्रस्ट काम कर रहा है और वो जो प्रॉपर्टी है वो उस ट्रस्ट में पूरी तरह से चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए हेल्ड है. टू द एक्सटेंट टू विच सच इनकम इज अप्लाइड टू सच पर्पसेस इन इंडिया, उस हद तक, जिस हद तक वो इनकम जो है ऐसे पर्पसेस के लिए अप्लाई की गई थी भारत के अंदर, भारत के बाहर नहीं. कैसे पर्पसेस के लिए? चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए. एंड वेयर एनी सच इनकम इज अक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट, तो या तो वो इनकम जो थी वो अप्लाई कर दी गई थी ऐसे पर्पसेस के लिए, और यदि और जहां कोई भी ऐसी इनकम अक्यूमुलेट की जाती है यानी इकट्ठी की जाती है और सेट अपार्ट या अलग कर दी जाती है फॉर एप्लीकेशन टू सच पर्पसेस इन इंडिया, ऐसे प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने के लिए इंडिया के अंदर वो अगर इकट्ठी की जाती है या अलग कर दी जाती है, to the extent to which the income so accumulated or set apart is not in excess of 15%,
इस हद तक एक्यूमुलेट की जाती है या इस हद तक वो सेट अपार्ट की जाती है, ये जो इकट्ठी की गई या जो अलग करी गई जो इनकम है वो कुल मिला के उस प्रॉपर्टी से, ऐसी प्रॉपर्टी से जो इनकम प्राप्त हो रही थी उसका 15% से ज्यादा नहीं है। यानी कि 15% तक की जो इनकम प्राप्त होती है किसी प्रॉपर्टी से, जो प्रॉपर्टी ट्रस्ट के अंतर्गत हेल्ड है पूर्णतः चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए, उस प्रॉपर्टी से जो इनकम प्राप्त हो रही है उस इनकम को 15% तक इकट्ठा किया जा सकता है या अलग भी किया जा सकता है, भले ही उसका इस्तेमाल प्रीवियस ईयर के दौरान सच पर्पसेस के लिए या चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए ना भी हुआ हो। तो 15% तक उसको अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट भी करके रखा जा सकता है कि भी इसका हम इसको इकट्ठा करेंगे और इसको सेट अपार्ट करके और बाद में इसको उन्हीं पर्पसेस पे लगा देंगे जिन पर्पसेस के लिए वो प्रॉपर्टी हेल्ड थी, चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए। और बी ये कहता है कि इनकम डिराइव फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट इन पार्ट ओनली फॉर सच पर्पसेस। जो प्रॉपर्टी ऐसे पर्पसेस के लिए केवल इन पार्ट ही हेल्ड है, यानी पूर्णतया नहीं है, जो ए पार्ट था, ये क्लॉज उसमें पूर्णतया था, लेकिन बी क्लॉज में ये पूर्णतया हेल्ड नहीं है, इन पार्ट ही हेल्ड है ऐसे पर्पसेस के लिए। द ट्रस्ट हैविंग बीन क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, और यदि वो जो ट्रस्ट है वो इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले क्रिएट किया गया था, तो इस केस में to the extent to which such income is applied to such purposes in India, जिस हद तक वो इनकम ऐसे पर्पसेस के लिए लगा दी जाती है इंडिया में, and where any such income is finally set apart for application to such purposes, और जहां पर ऐसी कोई इनकम आखिरकार सेट अपार्ट की जाती है, अक्यूमुलेट करने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, फाइनली वो अगर सेट अपार्ट की जाती है फॉर एप्लीकेशन टू सच पर्पसेस, ऐसे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने के लिए, टू द एक्सटेंट टू विच द इनकम सो सेट अपार्ट इज नॉट इन 15%, जहां पर इनकम सेट अपार्ट हो रही है 15% से ज्यादा नहीं है। Mr. Rukam Kesh Meena is requested to switch off his audio, and PC is requested to switch off his video. रुकम केश मीना जी, अगर आप अपना ऑडियो को बार बार ऑन करेंगे तो वी विल हैव टू सेंड यू टू द लॉबी। ये बात चैट पे लिख दीजिए रुकम केश मीना जी के लिए, बिकॉज अगेन एंड अगेन उनका माइक ऑन हो रहा है, is disturbing all the participants here. Now, we have to very carefully understand the difference between 11A and 11B. 11A बात करता है उस इनकम की जहां पर जो प्रॉपर्टी है वो पूर्णतया चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए ट्रस्ट में होल्ड की जा रही है, और 11B बात करता है उस इनकम की जहां पर वो जो प्रॉपर्टी है वो इन पार्ट ही उन पर्पसेस के लिए हेल्ड की जा रही है, जबकि 11B में वो जो ट्रस्ट है वो एक्ट के कमेंसमेंट से पहले क्रिएट किया गया था। यानी ये उस केस के लिए है जहां पर ये एक्ट शुरू होने से पहले ही वो ट्रस्ट बना था, एंड टू द एक्सटेंट टू विच सच इनकम इज अप्लाइड, अगर ऐसे पर्पसेस के लिए वो इनकम अप्लाई कर दी गई थी या वो इनकम अगर सेट अपार्ट की गई है ऐसे पर्पसेस के लिए, तो टू द एक्सटेंट टू विच
सो सेट अपार्ट इनकम सेट अपार्ट इज नॉट इन एक्सेस ऑफ 15%। अगर 15% तक इनकम सेट अपार्ट की गई थी, जहां पर ट्रस्ट एक्ट के कमेंसमेंट से पहले क्रिएट हुआ था, तो यानी कि अब हम जब एक्ट के क्रिएशन के बाद की बात कर रहे हैं कि 15% तक सेट अपार्ट की जा सकती है, तो वो सेट अपार्ट हम अलाउ कर रहे हैं पहले के केसेस, पहले के ट्रस्टों को भी, लेकिन अक्यूमुलेट करना अलाउ नहीं कर रहे हैं, सेट अपार्ट करना अलाउ कर रहे हैं। क्योंकि अक्यूमुलेट करना हम एक्ट के शुरुआत के बाद जब सेक्शन 11 बना तब से अक्यूमुलेशन अलाउ करते हैं। तो जिसने भी इसके पहले अगर सेट अपार्ट किया है, उसके पास एक मौका है कि उसको सच पर्पसेस में लगा दे, यानी चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस में उस इनकम को लगा दे विद इन द टाइम अलाउड। नाउ इनकम 11C कहता है कि इनकम डिराइव फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 52। ऐसी इनकम जो कि ऐसी प्रॉपर्टी से डिराइव हुई है जिसको जो ट्रस्ट 1 अप्रैल 1952 के बाद बना है, यानी कि एक्ट के शुरू होने से पहले लेकिन 1952 के बाद। और वो जो क्रिएट हुआ है ट्रस्ट, इट इज क्रिएटेड फॉर चैरिटेबल पर्पस which tends to promote international welfare in which India is interested, जिसकी प्रवृत्ति यह है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कल्याण को आगे बढ़ाता है जिसमें भारत की दिलचस्पी है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कल्याण को बढ़ाता है। टू द एक्सटेंट टू विच सच इनकम इज अप्लाइड टू सच पर्पसेस आउटसाइड इंडिया, उस हद तक जहां पर वो इनकम जो है इंडिया से बाहर अप्लाई कर दी गई है ऐसे पर्पसेस के लिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय कल्याण के लिए। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय कल्याण की बात है, वो एक्ट के शुरू होने के पहले के ट्रस्ट को ये मौका उनका जाहिर ना जाए, क्योंकि वो पहले क्रिएट हो गए थे। और अगर उन्होंने जिस पाथ के लिए वो क्रिएट हुए थे कि अंतर्राष्ट्रीय कल्याण करेंगे, उन्होंने अपनी इनकम को आउटसाइड इंडिया भी लगाया है, तो उससे जो इनकम जनरेट हो रही है प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टी उस ट्रस्ट के पास है, उससे जो भी इनकम जनरेट हो रही है जिसका इस्तेमाल इंडिया से बाहर अंतर्राष्ट्रीय कल्याण के लिए किया जा रहा है, वो इनकम भी टोटल इनकम में शामिल नहीं होगी। एंड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस, और अंतर्राष्ट्रीय कल्याण के लिए तथा चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए अगर वो 1 अप्रैल 52 से पहले क्रिएट हुआ है, टू द एक्सटेंट टू विच सच इनकम इज अप्लाइड टू सच पर्पसेस आउटसाइड इंडिया। 1 अप्रैल 1952 के बाद के लिए कुछ ट्रस्ट को अलाउ कर दिया इंटरनेशनल वेलफेयर प्रमोट करने के लिए वो क्रिएट हों, इसलिए उनको ये मौका आगे भी दिया जा रहा है कि उनकी प्रॉपर्टी से जो इनकम डिराइव हो रही है, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय कल्याण के लिए भी लगा दी जाती है तो वो टोटल इनकम में शामिल नहीं होगी। Provided that the board by general or special order has directed in either case that it shall not be included in the total income of the person in receipt of such income। लेकिन वो तभी शामिल नहीं होगी जब बोर्ड ने या तो कोई जनरल ऑर्डर किया या स्पेशल ऑर्डर किया हुआ है और उस ऑर्डर के द्वारा उन्होंने ये निर्देश दिया हुआ है, चाहे वो ट्रस्ट 1 अप्रैल 52 के बाद का हो चाहे 1 अप्रैल 52 के पहले का, आइदर केस, कि वो इनकम शामिल नहीं होगी टोटल इनकम में। यानी ऐसे ट्रस्ट के लिए अगर बोर्ड का आदेश है तो उस आदेश का अनुपालन अभी भी किया जाएगा। और 11D कहता है कि एक और टाइप की इनकम है जो कि टोटल इनकम में शामिल नहीं होगी। इनकम इन द फॉर्म ऑफ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, स्वयं दिए गए योगदान, मेड विद स्पेसिफिक डायरेक्शन, और जहां पर ये योगदान या ये जो राशि है ये एक खास निर्देश दे के दी गई है कि दे शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, कि वो उस ट्रस्ट या उस संस्थान जिसको वो दी जा रही है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन वर्ड भी आ रहा है, कई बार वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है, तो यहाँ पर केवल ट्रस्ट वर्ड ही नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड नहीं भी है
उसको भी अगर कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ कि ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो योगदान है, ये कॉर्पस बनेगा, उसका कॉर्पस बनेगा मतलब उसकी जो जोड़ी हुई राशि, इकट्ठी राशि हो, जैसे किसी कंपनी का कैपिटल होता है, अगर वो उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का एक तरह से कैपिटल बन रहा है, उसकी जो एक मुश्त राशि है, जो फिक्स्ड राशि होती है, इसको कॉर्पस बोलते हैं, जो उसके कैपिटल का एक तरह से काम करता है, अगर उसके लिए कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कैपिटल के पर्पज से दिया जा रहा है, उसके कॉर्पस को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है, ऑफ द ट्रस्ट और द इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे द ट्रस्ट का मतलब क्या है कि इसको एक्सप्लेनेशन में भी आएगा वैसे, लेकिन वही ट्रस्ट जो कि चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए रजिस्टर्ड है, या इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड होता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, कोई इंस्टीट्यूशन भी चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए रजिस्टर हो सकता है। तो इन संस्थाओं या ट्रस्ट के कॉर्पस के कंट्रीब्यूशन के लिए अगर कोई पैसा दिया जाता है तो वो भी टोटल इनकम में, उनके टोटल इनकम में शामिल नहीं होगा। किसकी टोटल इनकम में शामिल नहीं होगा? उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन की टोटल इनकम में शामिल नहीं होगा, क्योंकि दैट इज द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। नाउ एक्सप्लेनेशन 1, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए एंड बी, in computing the 15% of the income which may be accumulated or set apart, सवाल ये उठता है कि ये 15% का कैलकुलेशन कैसे होगा। इन कंप्यूटिंग द 15% ऑफ द इनकम, जिसको अक्यूमुलेट किया जा सकता है या सेट अपार्ट किया जा सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा था ऊपर, एनी सच वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन एज आर रेफर्ड टू इन सेक्शन 12, जो भी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस सेक्शन 12 में रेफर किए गए हैं, दे शैल बी डीम्ड टू बी पार्ट ऑफ द इनकम, उनको भी इनकम में माना जाएगा। 15% कैलकुलेट करने के लिए जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन सेक्शन 12 में मेंशन्ड है, उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा। सेक्शन 12 में आएंगे, देख लेंगे कौन से वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है। इफ इन द प्रीवियस ईयर the income applied to charitable or religious purposes in India falls short of the 85% of the income, अगर किसी प्रीवियस ईयर में जो इनकम चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए लगाई गई थी, कौन सी इनकम? जो उस प्रॉपर्टी से डिराइव हो रही है, जो कि एक ट्रस्ट में हेल्ड है, एक ट्रस्ट के रूप में हेल्ड है फॉर चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस। अगर किसी प्रीवियस ईयर में ऐसा होता है कि जो इनकम अप्लाई की गई थी चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए, वो कम पड़ जाती है, यानी फॉल्स शॉर्ट ऑफ 85% ऑफ द इनकम। 85% इनकम को अप्लाई करना जरूरी है प्रीवियस ईयर के अंदर थी, लेकिन अगर वो 85% से कम पड़ जाती है ऑफ द इनकम डिराइव्ड ड्यूरिंग दैट ईयर, उस साल के दौरान, फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, उस ट्रस्ट से जो प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है उसमें से जो इनकम आ रही है, अगर वो कम पड़ जाती है, और एज द केस में बी हेल्ड अंडर ट्रस्ट इन पार्ट, या जैसा कि 11B में लिखा हुआ है कि इन पार्ट अगर वो हेल्ड अंडर ट्रस्ट थी, बाय एनी अमाउंट, किसी भी राशि से कम पड़ जाती है, यानी 1 रुपया भी कम पड़ जाती है या 2 रुपया भी कम पड़ जाती है 85% से, यानी 85% उस इनकम का लगाया नहीं जा पाया प्रीवियस ईयर के दौरान चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए, फॉर द रीजन दैट द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम हैज नॉट बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग दैट ईयर, या तो इस कारण से 85% से कम पड़ जाती है क्योंकि वो पूरी राशि या उस राशि का कुछ पार्ट जो था वो रिसीव ही नहीं हुआ था उस साल में, यानी प्रीवियस ईयर में, या किसी भी कारण से कम पड़ जाती है, फॉर एनी अदर रीजन, किसी और कारण से भी अगर इनकम 85% नहीं अप्लाई हो पाती, देन इन द केस रेफर टू इन सब क्लॉज 1, जहां पर सब क्लॉज 1 का प्रश्न है, यानी कि इनकम इसलिए नहीं लगा पाए चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए क्योंकि वो प्राप्ति नहीं हुई थी उस साल में,
So much of the income applied to such purposes in India during the previous year in which the income is received or during the previous year immediately following as does not exceed the said amount, उतनी इनकम जितने की या तो उस प्रीवियस ईयर में या उसके अगले आने वाले प्रीवियस ईयर में, जो इमीडिएटली फॉलो कर रहा है प्रीवियस ईयर, अगर उस प्रीवियस ईयर में नहीं लगाई जा सकी तो उसके अगले आने वाले प्रीवियस ईयर में मे एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन इन रिसीट ऑफ द इनकम, जो पर्सन को इनकम रिसीव हुई थी उसके पास ये ऑप्शन होगा और वो ऑप्शन उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा 139(1) में जो रिटर्न भरने का समय है उसके पहले एक फॉर्म भर के बी डीम टू बी इनकम अप्लाइड टू सच पर्पसेस। तो उस केस में जब वो ऑप्शन करेगा तो वो मान लिया जाएगा कि वो इनकम ऐसे पर्पसेस के लिए अप्लाई हो गई थी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर के दौरान ही मान लिया जाएगा अप्लाई होगी, भले ही वो अगले साल में अप्लाई हुई हो ऑप्शन लेके। इन विच द इनकम वॉज डिराइव्ड, जिस साल में इनकम डिराइव हुई थी उसी प्रीवियस ईयर में मान लिया जाएगा कि उसका एप्लीकेशन, उस इनकम का एप्लीकेशन चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही हो गया था। एंड द इनकम सो डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड, और इस प्रकार से जो मान ली जा रही है इनकम की भी अप्लाई हो गई है वो प्रीवियस ईयर में ही, shall not be taken into account in calculating the amount of income applied to such purposes, उसको अकाउंट में फिर नहीं लिया जाएगा उस इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कि भाई क्या इनकम अप्लाई हुई थी सच पर्पसेस के लिए। इन द केस रेफर्ड टू इन सब क्लॉज 1 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द इनकम इज रिसीव्ड और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग एज द केस में भी, उस साल में या उसके अगले साल में, ये कैलकुलेट करने के लिए उसको नहीं अकाउंट फॉर किया जाएगा कि वो सच पर्पसेस में लगी थी कि नहीं लगी थी, एज द केस में भी। एंड इन द केस रेफर टू इन सब क्लॉज 2, और जहां तक सब क्लॉज 2 का सवाल है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर इन विच द इनकम वाज डिराइव्ड। तो जहां तक 2 का सवाल है वहां पे जहां इनकम डिराइव जिस साल में हुई उसके अगले साल में क्या वो यूज हो गई कि नहीं हो गई, इस बात को कैलकुलेट करने के लिए उसको ध्यान में नहीं रखना जरूरी होगा। तो सब क्लॉज 2 भी पढ़ लेते हैं पहले। इन द केस रेफर टू इन सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 2 का मतलब है कि किसी भी और कारण से अगर इनकम उस पर्पसेस, सच पर्पसेस में, यानी चैरिटेबल रिलीजियस पर्पसेस में उस प्रीवियस ईयर में नहीं लग पाई है किसी भी कारण से, तो so much of the income applied to such purposes in India during the previous year immediately following the previous year in which the income was derived as does not exceed this said amount, उसमें भी उतनी इनकम जो कि अगले साल में लगी है उस साल में नहीं भी लग पाई, तो चाहे वो इनकम इस वजह से नहीं लग पाई क्योंकि वो रिसीव ही नहीं हुई थी या किसी भी और कारण से नहीं लग पाई, तो 1 साल का समय और दे दिया कि भाई आप 1 साल के बाद भी आप उसको लगा सकते हैं, अगले प्रीवियस ईयर में भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसको उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए एक फॉर्म भरना होगा और प्रेस्क्राइब मैनर में वो फॉर्म भरना होगा, तब जाके ये मान लिया जाएगा कि वो अगले साल में ना लग के उस प्रीवियस ईयर में ही लग गई थी। Now explanation 2 ये कहता है कि any amount credited or paid out of the income referred to in clause A, clause A में यानी 11A में या और clause B या clause B में read with explanation 1, अगर उसको explanation 1 के साथ साथ पढ़ा जाए, तो ये हमने अभी explanation 1 पढ़ा है कि 85% अगर नहीं लग पाती है तो अगले साल में लग जाएगी, एक ऑप्शन फॉर्म भर के। तो एक्सप्लेनेशन 2 में एक्सप्लेनेशन 1 का वर्णन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर एक्सप्लेनेशन 1 को हम क्लॉज ए और क्लॉज बी के साथ पढ़ें तो कोई भी अमाउंट जो क्रेडिटेड होता है या पेड होता है उस इनकम से
जिसका वर्णन ए या बी में किया जा रहा है, टू एनी अदर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, यानी जो जो इनकम नहीं लग पाई है सच पर्पसेस के लिए प्रीवियस ईयर के दौरान, अगर उस इनकम को क्रेडिट किया जाता है या पे किया जाता है किसी और ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को जिसका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 12AA बीइंग द कंट्रीब्यूशन विद ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, जो कि एक ऐसा योगदान है, एक खास निर्देश देके दिया गया है, दैट दे शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, और इस निर्देश के साथ दिया गया कि वो उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के कॉर्पस का पार्ट बन जाएगा. इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस. वैसे केस में ये नहीं मान लिया जाएगा कि उस इनकम को चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए अप्लाई कर दिया गया है. हालांकि 12A में उन ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है जो कि चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए बने हैं, लेकिन जो भी एक ट्रस्ट है अगर वो अपनी 85% इनकम को सच पर्पसेस के लिए या चैरिटेबल रिलीजियस पर्पसेस के लिए नहीं लगा पा रहा है, या तो उस साल में या ऑप्शन लेके अगले साल में भी, तो वो ये नहीं कर सकता है कि उस राशि को दूसरे ट्रस्ट के कॉर्पस को बढ़ाने के लिए दे दे और ये कहे कि क्योंकि मैंने ये राशि एक दूसरे चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस वाले ट्रस्ट को दे दी है तो ये चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए लगा दी गई. उसका उनको दे देना कोई चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस का एप्लीकेशन नहीं है. भाई कोई भी राशि अगर किसी ट्रस्ट के पास है उसके कॉर्पस के रूप में, तो वो उसको लगा देना नहीं कहेंगे कि वो रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए लग गई है, वो तो उसके कैपिटल का पार्ट बनी हुई है. उसके बाद एक्सप्लेनेशन 3 ये कहता है, अच्छा कुछ ट्रस्ट ये भी करते हैं कि अगर वो अपने इनकम को चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस में नहीं लगा पाए तो वो दूसरे ट्रस्ट को दे देंगे और कहेंगे कि साहब हमने ये चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस में लगा दी है. तो इस मिसचिफ को रोकने के लिए भी इस एक्सप्लेनेशन 2 को बनाया गया है. नाउ कई एक्सप्लेनेशंस और कई प्रोवाइजोस जो होते हैं, मिसचिफ यानी शरारत जो कोई कर सकता है या करता है, उसको देखते हुए लाया जाता है एक्ट में. नाउ एक्सप्लेनेशन 3 ये कहता है, फॉर द ऑफ डिटरमिनिंग द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी, जब हमको ये तय करना है कि 11A या 11B में जो एप्लीकेशन ऑफ इनकम की बात की गई है फॉर चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस, कि वो इनकम अप्लाई हो गई थी कि नहीं हो गई थी चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए, द प्रोविजंस ऑफ सब क्लॉज IA ऑफ क्लॉज A ऑफ सेक्शन 40 and subsection 3 and 3A of section 40A shall mutatis mutandis as they apply in computing the income chargeable under the head profits and gains of business or profession shall apply. जब हम ये तय कर रहे हैं कि कितना अमाउंट अप्लाई हो गया था, तो वहां पर जो सेक्शन 40 है, 40A1A, और सेक्शन 40A1A में जहां तक कि कहा जाता है कि TDS काटना जरूरी है या इक्वलाइजेशन लेवी जो होती है वो जमा करना जरूरी है, और अगर कोई राशि किसी को देता है और वो उस पर TDS वगैरह नहीं काटता या इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटता है, तो वो राशि टोटल इनकम में जुड़ जाती है और उसको एक्सपेंडिचर के रूप में अलाउ नहीं किया जाता है और उस राशि पे टैक्स ले लिया जाता है. और इसी प्रकार से 40A 3 और 3A में 10,000 से ऊपर का अगर कैश में कोई पेमेंट कर दिया जाता है तो उसको भी एक्सपेंडिचर के रूप में अलाउ नहीं किया जाता. तो ये लगाने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि कितनी अमाउंट ऑफ इनकम अप्लाई हो गई थी, ये प्रावधान भी वहां पे बिना बदले हुए, म्यूटेंडिस का मतलब है बिना कोई फेर बदल किए हुए, बिना कोई म्यूटेशन किए हुए, ये प्रावधान जैसे
इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन निकालने के लिए लगाए जाते हैं, उसी प्रकार से एप्लीकेशन अमाउंट को लगाने के लिए भी ये प्रावधान यूज किए जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि 28 से लेकर 44 तक जो प्रावधान है सेक्शंस, जो कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में जो इनकम है, चार्जेबल इनकम, वो निकालने के लिए लगाए जाते हैं, वो बिना फेर बदल के उस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन को निकालने के लिए भी लगाए जाएंगे। कहने का ये अर्थ हुआ कि जब कोई पेमेंट किया जाएगा उस राशि में से जो प्राप्त हो रही है किसी ऐसी प्रॉपर्टी से जो कि चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए ट्रस्ट में हेल्ड है, तो जब वो राशि अप्लाई होगी चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए, यानी रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए वो इस्तेमाल होगी या खर्च होगी, अगर उस पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा या इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगाई जाएगी, या फिर जो भी देय है, जो भी काटना जरूरी है, और या फिर कैश में पेमेंट किया जाएगा 10,000 से ऊपर, तो वो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा और वो टैक्स हो जाएगा। तो ये जो प्रावधान है 40A और 40 खासतौर पे वहाँ ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे एसएससीज नॉन कंप्लायंट होते हैं, जैसे टीडीएस के प्रावधान का या दूसरे इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों का कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, और पेमेंट करते वक्त जो है उसमें उपयुक्त कटौतियाँ नहीं कर रहे हैं, और या फिर कैश में पेमेंट कर रहे हैं, जो कि ब्लैक इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। तो ये प्रावधान ये इंश्योर करते हैं कि वो कंप्लायंस करें और ब्लैक इकोनॉमी में इजाफा ना करें, और इसी तरह से इसीलिए बिना फेरबदल के ये प्रावधान उस अमाउंट को निकालने के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए अप्लाई की जाएगी। तो एक तरह से इससे निष्कर्ष ये भी निकलता है कि सरकार ये चाहती है कि ब्लैक के पैसे से चैरिटी जो होती है उसको भी थोड़ा कर्ब किया जाए। नाउ वी गो टू नेक्स्ट सबसेक्शन 1A। अभी हमने सबसेक्शन 1 पढ़ा था सेक्शन 11 का, अब हम सेक्शन 1A पढ़ेंगे। फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 1, यानी सबसेक्शन 1 के पर्पसेस, हर चीज ऊपर से नीचे तक एक सिस्टमैटिक तरीके से आ रही है। 1 में जो कहा गया उसके पर्पस के लिए सबसेक्शन 1A बनाया गया। Where a capital asset being property held under trust wholly for charitable or religious purposes is transferred, and the whole or any part of the net consideration is utilized for acquiring another capital asset to be so held, then the capital gain arising from the transfer shall be deemed to have been applied to charitable or religious purposes to the extent specified hereunder. जहां पर भी कोई कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट वर्ड को हमने सेक्शन 2 में परिभाषित किया था, परिभाषित होता हुआ पढ़ा था। जहां भी कोई ऐसी कैपिटल एसेट है जो कि एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी या वो कैपिटल एसेट ट्रस्ट में हेल्ड है पूर्णतः चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए, और ऐसी प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर होती है, यानी ऐसा कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर होता है, और हम जानते हैं कि जो इनकम टैक्स में प्रावधान है, इनकम टैक्स एक्ट में 45 से कैपिटल गेन के प्रावधान शुरू हो जाते हैं, 45 ऑनवर्ड्स, और कैपिटल गेन हेड में जो इनकम है उसको निकालने के लिए तो जो, और उसमें वहां ये लिखा होता है कि जहां कैपिटल एसेट अगर कोई बिकता है तो उस पर कैपिटल गेन अराइज होता है। रेवेन्यू एसेट्स के बिकने से रेवेन्यू गेन अराइज होता है और वो उसी साल में टैक्स हो जाता है। कैपिटल एसेट के बिकने से कैपिटल गेन अराइज होता है और उसमें कुछ डिडक्शंस दे के थोड़े कम रेट पे वो टैक्स होता है। Where a capital asset being property held under trust wholly for charitable or religious purposes is transferred, अगर ये कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है and the whole or any part of the net consideration,
और जो पैसा प्राप्त हो रहा है, नेट कंसिडरेशन मतलब जो प्राप्त हुआ उसमें से जो खर्चे अगर हो गए तो खर्चे माइनस कर, इसीलिए नेट नेट बात कर रहे हैं, नेट कंसिडरेशन। जो नेट कंसिडरेशन उस प्रॉपर्टी को बेचने से प्राप्त हो रहा है उसका पूरा पार्ट या कोई भी पार्ट अगर उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, इज यूटिलाइज फॉर एक्वायरिंग अनदर कैपिटल एसेट। जो भी राशि अल्टीमेटली खर्चों के बाद प्राप्त हो रही है, अगर उस राशि का इस्तेमाल एक और कैपिटल एसेट को अख्तियार करने में इस्तेमाल हो जाता है, या उसका एक पार्ट इस्तेमाल हो जाता है एक और कैपिटल एसेट को अख्तियार करने के लिए, जो जो कैपिटल एसेट भी उसी प्रकार से होल्ड किया जाएगा, यानी कि वो भी होली चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए ट्रस्ट में होल्ड किया जाएगा, देन द कैपिटल गेन विच इज अराइजिंग, तो वहां पे जो कैपिटल गेन्स अराइज होता है उस ट्रांसफर से, जो भी गेन, जो फायदा, जो कैपिटल गेन अराइज हो रहा है फ्रॉम द ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड टू रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। मान लिया जाएगा कि वो जो गेन था वो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए अप्लाई कर दिया गया है। किस हद तक? टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड हियर अंडर, उस हद तक जो हद नीचे स्पेसिफाई की जा रही है। और ये जानने के लिए कि किस हद तक वो मान लिया जाएगा कि वो चैरिटेबल कैपिटल गेन चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए अप्लाई कर दिया गया है, ये जानने के लिए ये हमको देखना है सेक्शन 11(1)(a) के क्लॉज ए का सब क्लॉज 1 एंड 2। सब क्लॉज 1 में कहा जा रहा है कि वेयर द होल ऑफ द नेट कंसिडरेशन इज यूटिलाइज्ड, दो सूरतें होती हैं, या तो पूरा कंसिडरेशन जो नेट कंसिडरेशन मिला वो पूरा इस्तेमाल कर लिया गया नए कैपिटल एसेट को अख्तियार करने के लिए, और या फिर वो एक पार्ट में इस्तेमाल किया गया, पूरा नहीं इस्तेमाल किया गया। तो जहां पर वो पूरा का पूरा नेट कंसिडरेशन इस्तेमाल कर लिया जाता है अख्तियार करने के लिए एक नए कैपिटल एसेट को, तो उस केस में जो पूरा का पूरा कैपिटल गेन है, जो भी कैपिटल गेन हुआ है उसका पूरा का पूरा पार्ट जो है मान लिया जाएगा कि वो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए अप्लाई हो गया है। कहने का मतलब ये कि जो ट्रस्ट है वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच के उस पैसे से दूसरी अगर प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो फिर उससे ये बात साफ हो जाती है कि उनको जो पैसा मिल रहा है प्रॉपर्टी बेच के वो उन्होंने चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस में अप्लाई कर दिया। वेयर ओनली अ पार्ट ऑफ द नेट कंसिडरेशन इज यूटिलाइज्ड, नाउ दिस इज 11(1)(a)(2), वेयर ओनली अ पार्ट ऑफ द नेट कंसिडरेशन, पूरा अगर नहीं अप्लाई किया जाता उसका एक पार्ट ही यूटिलाइज होता है फॉर एक्वायरिंग द न्यू कैपिटल एसेट, so much of such capital gain as is equal to the amount if any, तो उतना कैपिटल गेन मान लिया जाएगा कि रिलीजियस पर्पस या चैरिटेबल पर्पस के लिए अप्लाई कर दिया गया है। जो अमाउंट निकालने जाएगी इस प्रकार से, अमाउंट सो यूटिलाइज्ड माइनस कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफर्ड एसेट, यानी जो एसेट ट्रांसफर हुआ था उसके लिए जो पैसा, जो जितने पैसे का वो एसेट था, जो कॉस्ट थी उस ट्रांसफर्ड एसेट की, ठीक है, और अमाउंट जितना यूटिलाइज कर लिया गया, अगर वो ट्रांसफर्ड एसेट की कॉस्ट से ज्यादा है, कॉस्ट मतलब कंसिडरेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, उसको बेच के राशि मिली वो नहीं, जो उसकी कॉस्ट है, जितने का खरीदा गया था वो एसेट, उससे अगर ज्यादा राशि इस्तेमाल कर ली गई तो ये मान लिया जाएगा कि कॉस्ट से ऊपर जो राशि इस्तेमाल की गई है, यानी जो यूटिलाइज राशि माइनस द कॉस्ट, that much of the capital gain has been applied to charitable or religious purposes, उतना कैपिटल गेन जो है वो रिलीजियस पर्पस और चैरिटेबल पर्पस के लिए लगा दिया गया है।
और बी, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 के लिए एक और क्लॉज है बी, where a capital asset being property held under trust in part only for such purposes, और जहां पे कैपिटल एसेट जो है वो होली चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज के लिए नहीं है, केवल पार्टली वो हेल्ड हो रहा है फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पजेस, जैसा कि 11(1)(b) में दिया था ऊपर। अगर वो ट्रांसफर होता है, द होल और एनी पार्ट ऑफ द नेट कंसिडरेशन इज यूटिलाइज्ड, और या तो पूरा एक छोटा सा पार्ट नेट कंसिडरेशन का या कोई भी पार्ट उसका अगर यूटिलाइज होता है फॉर एक्वायरिंग अनदर कैपिटल एसेट टू बी सो हेल्ड, देन the appropriate fraction of the capital gain arising from the transfer shall be deemed to have been applied. तो उस केस में आपको कैपिटल गेन जो हुआ था उसका अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो एक फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, उसको कहते हैं उपयुक्त फ्रैक्शन, और उस कैपिटल गेन का उतना फ्रैक्शन ये मान लिया जाएगा कि वो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए अप्लाई कर दिया गया है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी जो है वो पूर्णतया रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए नहीं है, एक पार्ट में ही है। तो कितना पार्ट उसका चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए है, आई थिंक वो ये डिटरमिन करेगा कि भी अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन कितना होता है। तो अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन शब्द नीचे एक्सप्लेनेशन में भी कैसे निकाला जाएगा। टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड हियरइंडर, और एक्सटेंट क्या होगा? एक्सटेंट वही होगा जो कि हमने ऊपर देखा, एक्सटेंट वही है, लेकिन अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन साथ साथ लेना पड़ेगा। वेयर द होल ऑफ द नेट कंसिडरेशन इज यूटिलाइज्ड इन एक्वायरिंग द न्यू कैपिटल एसेट, द होल ऑफ द अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन। एक बार अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन निकल आया, उसके बाद अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन पर ही हमको उसी तरह से कैलकुलेशन करना है जैसे ए में 1 और 2 में है। ए में 1 और 2 में हम नेट कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, और बी में हम जो है अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन पे कर रहे हैं। तो अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा? Appropriate fraction means the fraction which represents the extent to which the income derived from the capital asset transferred was immediately before such transfer applicable to charitable or religious purposes. यानी कि अगर जो एक पार्ट उसका यूज हो रहा था चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, वो कितना फ्रैक्शन पार्ट था। जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी का आधा पार्ट यूज हो रहा है, ठीक है, तो अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन हुआ हाफ। अगर किसी प्रॉपर्टी का 3/4 पार्ट चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है, तो अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन हुआ 3/4 या 3/4। Once you get hold of the appropriate fraction, then you have to apply the provisions of 1AB on that appropriate fraction, जहां भी appropriate fraction वर्ड यूज किया है। जैसे appropriate fraction अगर हाफ है, तो आप ऐसे इसको पढ़ेंगे कि जहां पर भी पूरा नेट कंसिडरेशन यूज कर लिया जाता है नए कैपिटल एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो कैपिटल गेन का अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन पूरा का पूरा मान लिया जाएगा कि वो लगा दिया गया है फॉर चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस। अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन लगा दिया गया है ऐसे कैपिटल गेन, जबकि ऊपर था कि पूरा कैपिटल गेन लगा दिया गया। यहाँ पे चूंकि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी नहीं यूज हो रही है चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए, तो जितना फ्रैक्शन उस प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए, वही अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन, उपयुक्त फ्रैक्शन। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफर्ड एसेट वर्ड को भी डिफाइन किया गया है। कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफर्ड एसेट में शामिल होते हैं कुल मिलाकर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने पैसे की अख्तियार की गई थी वो प्रॉपर्टी, जैसा कि हम पता लगाते हैं सेक्शन 48 और 49 के पर्पस से, जो कि कैपिटल गेन्स के लिए बनाए गए सेक्शंस ऑफ द कैपिटल एसेट, विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द ट्रांसफर, जो भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो रहा है, एंड कॉस्ट ऑफ एनी इंप्रूवमेंट देयर टू within the meaning assigned to the expression in subclause B of clause 1 of section 55.
सेक्शन 55 में कॉस्ट ऑफ एनी इंप्रूवमेंट को डिफाइन किया गया। वो सेक्शन 55 में उसका टेक्निकल डेफिनेशन आ जाएगा, बट वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट क्या होती है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट होती है उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस द कॉस्ट ऑफ एनी इंप्रूवमेंट। द ओनली डिफरेंस इज दैट द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वो वाली है जिसका कैलकुलेशन 55(1)(b के तहत जैसा कि दिया हुआ है वैसा किया जाएगा, और इसी तरह से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा जैसा कि सेक्शन 48 और 49 में है। और उसी प्रकार से जो नेट कंसिडरेशन शब्द आ रहा है यहाँ पे, नेट कंसिडरेशन मीन्स द फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड और अक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट। पूरी की पूरी जो राशि प्राप्त हो रही है, जो प्राप्त हो रही है, अक्रू भी हो रही है as a result of the transfer of the capital asset, as reduced by any expenditure incurred wholly and exclusively in connection with such transfer. तो नेट कंसिडरेशन निकालते वक्त हमको जो राशि प्राप्त होती है या जो राशि अक्रू होती है उसका उसमें से जो एक्सपेंडिचर हमने इनकर किया था पूर्णतया उसी ट्रांसफर के कनेक्शन में, we have to reduce that expenditure wholly and exclusively, केवल उसके लिए, केवल उसे ट्रांसफर के कनेक्शन में जो इनकर किया गया वो एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो नेट कंसिडरेशन हमारा आ जाएगा। यानी जो हमारे हाथ में प्राप्त हो रहा है प्रॉपर्टी को बेचने से, जो खर्चे हुए वो तो निकल गए। अब आते हैं 1B। 11(1)(a) हमने पढ़ लिया। नाउ वी कम टू 11(1)(b), where any income in respect of which an option is exercised under clause 2 of explanation to subsection 1। हमने सबसेक्शन 1 के एक्सप्लेनेशन में देखा था कि एसएससी को एक ऑप्शन था कि अगर इनकम उस साल में नहीं उसकी प्रीवियस ईयर में इस्तेमाल हो पाई सच पर्पसेस यानी चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए इंडिया के अंदर, तो वो अगले साल में यूज हो सकती है। तो जहां पर भी यहां ये कहा जा रहा है कि जहां पर भी कोई इनकम है जिसके रिस्पेक्ट में एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया गया है क्लॉज 2 एक्सप्लेनेशन के क्लॉज 2 के तहत सबसेक्शन 1 के, और it is not applied for charitable or religious purposes in India during the period referred to in subclause A और subclause B। लेकिन उसके बावजूद भी जो है उस एक्सप्लेनेशन के क्लॉज 2 के तहत ऑफ द सेट क्लॉज B ऑफ द सेट क्लॉज, यानी कि एक्सप्लेनेशन 2 के क्लॉज 2 के जो भी सब क्लॉज हैं A और B, उसके तहत जहां पे ये एक सुविधा दी गई है, एक कन्वीनियंस, एक फैसिलिटी दी गई है कि उस प्रीवियस ईयर में अगर वो इनकम नहीं इस्तेमाल होती है चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए तो वो अगले साल में, अगले प्रीवियस ईयर में इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इट इज नॉट अप्लाइड। अगर फिर भी द इनकम इज नॉट अप्लाइड टू चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस, then such income shall be deemed to be the income of the person in receipt thereof। तो वो इनकम मान ली जाएगी कि वो उस व्यक्ति के इनकम है, will be deemed to be the income of the person जिसको प्राप्त हुई है। और इसमें दो चीजें हैं, जैसे कि इन द केस रेफर्ड टू इन सब क्लॉज 1 of the said clause of the previous year immediately following the previous year in which the income was received। जहां पर सब क्लॉज 1 का सवाल आता है वहां पर यह मान लिया जाएगा कि वो उस प्रीवियस ईयर की इनकम मान ली जाएगी जो कि फॉलोइंग प्रीवियस ईयर है, यानी आगे आने वाले प्रीवियस ईयर की, जिसमें वो इस्तेमाल होनी थी लेकिन नहीं इस्तेमाल हो पाई। और इन द केस रेफर टू इन सब क्लॉज 2 of the said clause of the previous year immediately following the previous year in which the income was derived। और सब क्लॉज 2 में जिस इनकम डिराइव हुई थी वहां पे इनकम रिसीव नहीं हुई है, डिराइव हुई है। तो
सब क्लॉज 1 में एक आ गया था, इनकम अगर रिसीव ही नहीं होती है तो आप अगले साल में यूज कर सकते हैं। सब क्लॉज 2 में एक आ गया था, कोई भी कारण से अगर आप नहीं इस्तेमाल कर पाए प्रीवियस ईयर में तो आप अगले साल इस्तेमाल कर लीजिए। इसीलिए यहाँ पर रिसीव्ड और डिराइव्ड के दो अलग अलग चीजें, मीनिंग एक ही है कि अगर आप अगले साल में भी नहीं इस्तेमाल कर सब नहीं कर पाए हैं तो अगले साल में वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। उसके बाद आते हैं 11(2) पर, और 11(2) ये कहता है कि where 85% of the income referred to in clause A or clause B of subsection 1 read with explanation to that subsection is not applied, और जहां पर 85% इनकम जो अप्लाई होनी थी चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए उस साल में या उसके अगले साल में, एक्सप्लेनेशन को रीड करके देखा जाए, यानी कि ऑप्शन को देने के बाद भी अगर 85% इनकम नहीं अप्लाई होती है और इज नॉट डीम टू हैव बीन अप्लाइड, या अप्लाई मानी भी नहीं जाती है, जैसा कि अप्लाई मान ली जाती है वो प्रीवियस ईयर में अप्लाई होगी थी, अगर अगले साल भी अप्लाई हुई है तो अगर मानी भी नहीं जाती है, यानी कि वो अगले साल भी अब नहीं अप्लाई होती है चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए इन इंडिया, भारत में, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बट इज एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट। अगर 85% इनकम चैरिटेबल पर्पस के लिए या रिलीज पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं हुई और वो अक्यूमुलेट कर ली गई और या फिर सेट अपार्ट कर दी गई, आइदर इन होल और इन पार्ट। अब अक्यूमुलेशन या सेट अपार्ट करने की बात होगी, या तो अप्लाई हो जाएगी तो उस प्रीवियस ईयर में होगी या फिर उसके अगले प्रीवियस ईयर में होगी, विद ऑप्शन being taken by filing the prescribed form, एंड अगर वो अप्लाई नहीं होती है तो फिर उसको अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट भी किया जा सकता है। तो यहाँ अक्यूमुलेशन और सेट अपार्ट का जिक्र किया जा रहा है कि जहां वो इनकम अप्लाई नहीं होती है 85% इनकम, और बल्कि वो अगर अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट की जाती है, बट इट इज अक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट आइदर इन होल और इन पार्ट, या तो पूर्णतया या फिर थोड़ा थोड़ा करके इन पार्ट, उसका एक पार्ट सेट अपार्ट किया जाता है। फॉर एप्लीकेशन टू सच पर्पसेस, ऐसे पर्पसेस के लिए एप्लीकेशन के लिए, सच इनकम सो अक्यूमुलेटेड, ऐसी इनकम जो इस प्रकार से अक्यूमुलेट की गई है, जो इस प्रकार से इकट्ठी की गई है या अलग कर दी गई है और सेट अपार्ट, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, उसको प्रीवियस ईयर के टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा, ऑफ द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम, जिस व्यक्ति ने उस इनकम को रिसीव किया था उसके टोटल इनकम में नहीं शामिल किया जाएगा, प्रोवाइडेड फॉलोइंग कंडीशंस आर कंप्लाइड, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों से कंप्लायंस किया गया है। और वो शर्तें क्या हैं? उस इनकम को अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट करने के लिए जो ऐसी प्रॉपर्टी से डिराइव की जा रही है जो कि चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए है, या तो पूर्णतया जैसे 11(1)(a) के अंतर्गत, या पार्ट में 11(1)(b) के अंतर्गत, या फिर 11(1) में एज सच। तो कंडीशन ये है कि जो भी इनकम ए और बी क्लॉज में रेफर की जा रही है, 1A या बी क्लॉज, इसमें सी और डी की बात नहीं हो रही, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। केवल ए और बी क्लॉज में जो इनकम रेफर की जा रही है, अगर ए और बी क्लॉज को हम सबसेक्शन 1 के ए और बी क्लॉज को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ें, यानी जहां ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अगले साल भी उस इनकम को लगा सकते हैं चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए, तो कंडीशन क्या है कि आप उसको अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट करके भी रखें अगर, तो भी आपके इनकम में वो नहीं जुड़ेगा। कंडीशन ये है कि सच पर्सन फर्निशेस अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, ऐसा व्यक्ति एक स्टेटमेंट देगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में और प्रिस्क्राइब मैनर में असेसिंग ऑफिसर को, और उसमें ही विल स्टेट द पर्पस फॉर विच द इनकम इज बीइंग अक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट,
उसमें वो प्रयोजन मेंशन करेगा कि किस प्रयोजन से वो इनकम को अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट किया जा रहा है, एंड द पीरियड, और पीरियड भी मेंशन करेगा फॉर विच द इनकम इज टू बी अक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट, जिस पीरियड के लिए वो इनकम को अक्यूमुलेट करना है या सेट अपार्ट करना है, एंड विच शैल इन नो केस एक्सीड 5 years, और जो कि किसी भी हाल में 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द मनी सो अक्यूमुलेटेड, जो पैसा इस प्रकार से अक्यूमुलेट हुआ था और सेट अपार्ट या सेट अपार्ट किया गया था, इट इज इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इन द फॉर्म्स और मोड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 5, उस पैसे को, उस राशि को जो अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट करनी है, उसका इन्वेस्टमेंट उन फॉर्म्स, उन रूपों में या उन तरीकों से किया जाना है, फॉर्म्स और मोड्स, जो कि सबसेक्शन 5 में स्पेसिफाइड है। और तीसरा ये कि स्टेटमेंट रेफर टू इन क्लॉज ए इज फर्निश्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर। जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है असेसिंग ऑफिसर को, वो 139(1) के तहत जो ड्यू डेट है फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए, उस डेट या उसके पहले जमा होना जरूरी है। तो 3 कंडीशंस यहाँ पे इस तरह से मेंशन्ड है कि उस पैसे, राशि को सेट अपार्ट किया जाएगा, इन्वेस्ट या डिपॉजिट किया जाएगा सबसेक्शन 5 के अनुसार, और एक फॉर्म भर के दिया जाएगा असेसिंग ऑफिसर को, जिसमें लिखना होगा कि कितने पीरियड के लिए आप उसको अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट कर रहे हैं, और ये फॉर्म 139(1) के तहत जो ड्यू डेट है उससे उस डेट पर या उस डेट से पहले भरना होगा। प्रोवाइडेड दैट इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 5 years रेफर टू इन क्लॉज ए, जहां 5 साल को कंप्यूट करने की बात है कि 5 साल तक मैक्सिमम टाइम तक आप अक्यूमुलेट या सेट अप कर सकते हैं। द पीरियड ड्यूरिंग विच द इनकम कुड नॉट बी अप्लाइड, जिस पीरियड में वो इनकम अप्लाई नहीं हो पाई, नहीं हो सकी, फॉर द पर्पज फॉर विच इट इज सो अक्यूमुलेटेड और सेट ऑफ ड्यू टू एन ऑर्डर और इंजंक्शन ऑफ एनी कोर्ट शैल बी एक्सक्लूडेड, जिस पीरियड में किसी कोर्ट के ऑर्डर या किसी और कोर्ट के निर्देश की वजह से वो इनकम अप्लाई नहीं हो पाई, जैसे मान ली कोर्ट ने स्टे कर दिया एप्लीकेशन को, तो अगर कोर्ट का कोई इंजंक्शन आ जाता है, इंजंक्शन आदेश के द्वारा किसी को मजबूर करना कुछ करने के लिए, या कोई ऑर्डर आ जाता है, तो जिस पीरियड के लिए वो ऑर्डर एप्लीकेबल है और उस कोर्ट के ऑर्डर की वजह से अगर वो इनकम अप्लाई नहीं हो पाती है, तो वो पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा 5 साल का पीरियड निकालने के लिए, जो अक्यूमुलेशन और सेट ऑफ के लिए पीरियड है। नाउ वी कम टू एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोवाइजर। Any amount which is credited or paid out of the income referred to in clause A or B of subsection 1 read with explanation to that subsection which is not applied, कोई भी इनकम जो कि अप्लाई नहीं हुई थी लेकिन उसको क्रेडिट किया जाता है, पे किया जाता है, बट इज अक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट, अप्लाई तो नहीं की लेकिन जिसको अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट किया गया, अगर वो जो इनकम है उसको क्रेडिट या पे किया जाता है टू एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, उस इनकम को किसी और ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है जो कि जिसका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 12AA में हुआ है, और टू एनी फंड और इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट और एनी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और एनी हॉस्पिटल, या किसी इन संस्थाओं को दिया जाता है जो कि इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट है, या यूनिवर्सिटी है, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल है, या दूसरा कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जिसका रेफरेंस सब क्लॉज 4, 5, 6 से क्लॉज 23C ऑफ सेक्शन 10 में हुआ है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को अगर वो दे दिया जाता है, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज, तो ये नहीं माना जाएगा कि वो इनकम का एप्लीकेशन चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए हो गया है, आइदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अक्यूमुलेशन और देयर आफ्टर, अक्यूमुलेशन के पीरियड में या उसके बाद भी ये नहीं माना जाएगा कि किसी और ट्रस्ट को अगर दे दिया जो 12AA में रजिस्टर्ड है या फिर 1023C के सुसंगत सब क्लॉजेस में है, यानी 4, 5, 6 और 6A जो हॉस्पिटल है या फिर
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी वगैरह रजिस्टर होते हैं 1023C में। जो बड़े बड़े वाले हैं वो वहाँ रजिस्टर होते हैं 1023C में, जिनका टर्नओवर ज़्यादा होता है। तो उन संस्थाओं को पैसा दे देने से वो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, चाहे भले ही वो उनके कॉर्पस को बढ़ाने के लिए दिया गया हो, चाहे वैसे ही दे दिया हो। यहाँ कॉर्पस की बात नहीं की जा रही। तो जहां एप्लीकेशन का बात आता है वहां पे कॉर्पस की बात की जाती है, और जहां पे अक्यूमुलेशन की बात हो रही है, सेट अपार्ट की बात हो रही है, तो वहां पे कॉर्पस की बात नहीं की जा रही है। कहने का मतलब ये कि यदि कोई इनकम अप्लाई हो रही है तो वो किसी और ट्रस्ट को अगर दे दी जाती है, लेकिन वो इनकम उस ट्रस्ट के कॉर्पस का पार्ट नहीं है, तो उस केस में तो माना जा सकता है कि वो अप्लाई हो गई थी चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए। लेकिन अगर कोई इनकम को अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट करना है 5 साल तक के लिए, तो वो इनकम अगर किसी भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को दी जाती है, चाहे कोई भी इस्तेमाल हो उसका, चाहे कॉर्पस के लिए हो चाहे ना हो, वो इनकम का को दे देना दूसरे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को जो कि रजिस्टर्ड है 12AA में या 1023C में, उसको इनकम का एप्लीकेशन फॉर चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस नहीं माना जाएगा। और चूंकि एप्लीकेशन फिर नहीं माना जाएगा तो वो टोटल इनकम में जुड़ जाएगी। नाउ एनी इनकम रेफर टू इन सबसेक्शन 2, यानी सबसेक्शन 2 में जो भी इनकम रेफर की गई, जहां हम कह रहे हैं कि 85% नहीं इस्तेमाल हो पाई और उसको अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट करना पड़ा, तो ऐसी इनकम जिसके अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट करने के प्रावधान सबसेक्शन 2 में है, which is applied to purposes other than the charitable or religious purposes as aforesaid, जिसको चैरिटेबल पर्पस या रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के बजाय, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि उनको इस्तेमाल होना था, वो किसी और प्रयोजन में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, टू पर्पसेस अदर देन द चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस, और ceases to be accumulated or set apart for application thereto, या वो अब वो accumulated या set apart नहीं रह जाते। तो जैसे एक समय आपने फॉर्म भरा था कि 2 साल में accumulate या set apart 2 साल के लिए किए जा रहे हैं, 2 साल का पीरियड खत्म हो गया, तो they cease to be accumulated or set apart for application thereto, यानी कि उन रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन देयरटू का मतलब रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए अप्लाई करने के लिए अब वो accumulated या set apart नहीं है। They have ceased to be accumulated or set apart for application to the religious or the charitable purpose, or they cease to remain invested or deposited in any of the forms or modes specified in subsection 5, या फिर वो उन मोड्स में या उन फॉर्म्स में वो डिपॉजिट नहीं रह जाते जो कि एक कंडीशन थी कि वो डिपॉजिट होने चाहिए स्पेसिफिक फॉर्म्स और मोड्स में, या it is not utilized for the purposes for which it is so accumulated or set apart during the period referred to in clause A of that subsection, or in the year immediately following the expiry thereof, या फिर उनका इस्तेमाल उस पर्पस के लिए नहीं होता है जिसके लिए वो अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट किए गए थे उस पीरियड में जो कि क्लॉज ए में रेफर्ड है, उस सबसेक्शन के, या फिर उसके अगले आने वाले साल, यानी ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द एक्सपायरी भी अगर वो इस्तेमाल नहीं हो। यहां भी 1 साल एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, जो आपने साल पहले कहा कि इतने साल में मैं उसको यूज कर लूंगा। सेक्शन ए में आपके पास वो टाइम उपलब्ध हो जाता है जो कि सेक्शन 2 में मेंशन है, सब सेक्शन 2 में मेंशन है, या क्लॉज ए में आपके पास वो टाइम उपलब्ध है जिस टाइम की बात यहां हो रही है, वो टाइम सब सेक्शन 2 में मेंशन है, यानी जो आपने फॉर्म में भरा था 5 साल तक का या 5 साल से कम का जो भी टाइम आपने भरा था, अगर उसका इस्तेमाल उसके 1 साल बाद भी नहीं होता,
या फिर इट इज क्रेडिटेड और पेड टू एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, या उसका पेमेंट किसी ऐसे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को कर दिया जाता है जिसका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 12 में है या फिर 1023C के 4, 5, 6 या 6A में है। तो ऐसे केस में जिस इनकम का इस्तेमाल अक्यूमुलेटेड या सेट ऑफ करने के बाद भी सच पर्पसेस यानी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए नहीं हो पाया, it shall be deemed to be the income of such person of the previous year in which it is so applied, to be so accumulated or set apart। वो ये मान लिया जाएगा कि वो ऐसे व्यक्ति की इनकम हो गई है उस प्रीवियस ईयर में जहां पर वो उसका एप्लीकेशन नॉट फॉर चैरिटेबल पर्पसेस सो अप्लाइड यानी नॉट फॉर चैरिटेबल पर्पसेस के लिए कर दिया गया है, या वो या जिस साल में या द प्रीवियस ईयर जिसमें it ceases to be so accumulated or set apart or ceases to remain so invested or deposited or credited or paid as the case may be, or of the previous year immediately following the expiry of the period aforesaid। यानी जब वो पीरियड आपने जो फॉर्म में मेंशन किया था उसके बाद जो प्रीवियस ईयर नेक्स्ट आता है उसमें भी अगर वो इस्तेमाल नहीं हो पाती है, जो कि और इस वजह से वो अब वो अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट नहीं रह जाती, तो अगले साल में वो इनकम मान ली जाएगी उस व्यक्ति की जिसको वो इनकम प्राप्त हुई थी या जिसने वो इनकम डिराइव किया। नाउ 3A, सेक्शन 3A says that notwithstanding anything, subsection 3A of section 11 says that notwithstanding anything contained in subsection 3, सेक्शन 3 में सबसेक्शन 3 में कुछ भी दिया हो उसको नजरअंदाज करते हुए where due to the circumstances beyond the control of the person receipt of the income, जहां पे ऐसी परिस्थितियां थी जो कि उस व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर थी जिसने इनकम को रिसीव किया है, any income invested or deposited in accordance with the provisions of clause B of subsection 2 cannot be applied for the purposes for which it was accumulated or set apart। परिस्थितियों के पार की स्थिति में, ऐसी परिस्थितियां जो कि नियंत्रण से बाहर थी, ऐसी परिस्थिति में अगर वो इनकम का इस्तेमाल नहीं हो पाता है उस पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए उसको अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट किया गया था, तो असेसिंग ऑफिसर मे ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम इन दिस बिहाफ, अगर एप्लीकेशन एक असेसिंग ऑफिसर को की जाती है उस बिहाफ में इस बारे में, तो असेसिंग ऑफिसर may allow such person to apply such income for such other charitable or religious purposes in India as is specified in the application। तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो अलाउ कर सकता है उस ऐसे व्यक्ति को कि वो उस इनकम को अप्लाई कर दे ऐसे दूसरे चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए भारत में एज इज स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन, जैसा कि एप्लीकेशन में स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाई किया गया है बाय सच पर्सन, ऐसे व्यक्ति के द्वारा, एंड एज इज इन कंफर्मिटी विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट, और जैसा कि उस ट्रस्ट के जो उद्देश्य हैं उसके मिलान में है। यानी कि वो ऐसे ये नहीं कह सकता कि मैं ऐसे किसी चैरिटेबल रिलीजियस पर्पसेस के लिए वो लगा दूंगा उस पैसे को जो मेरे ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट में ही नहीं है। एज इज इन कंफर्मिटी विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट, हाँ अगर उसने ऑब्जेक्ट अपने चेंज कर दिए तब वो अप्लाई कर सकता है। एंड देयर अपॉन द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 शैल अप्लाई एज इफ द पर्पस स्पेसिफाइड बाय सच पर्सन इन द एप्लीकेशन अंडर दिस सबसेक्शन वर अ पर्पस स्पेसिफाइड इन द नोटिस गिवन टू द असेसिंग ऑफिसर। और तब क्या होगा कि जब वो असेसिंग ऑफिसर उसको अलाउ कर देगा तो सबसेक्शन 3 के प्रोविजंस फिर अप्लाई हो जाएंगे, जैसे कि जो पर्पस स्पेसिफाई किया गया था उस व्यक्ति के द्वारा अपनी एप्लीकेशन में इस सबसेक्शन के तहत, वो वही पर्पस था जिसको कि असेसिंग ऑफिसर को दिए गए नोटिस में स्पेसिफाई किया गया था अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2। Now, provided that the assessing officer shall not allow application of such income by way of payment or credit made for the purposes referred to in clause D of subsection 3 of section 11। लेकिन असेसिंग ऑफिसर जो है
उस इनकम का एप्लीकेशन 11(3)D के रूप में नहीं करने देगा। 11(3)D में है जहां उसको किसी उस फंड को उस पैसे को किसी 12A में रजिस्टर्ड या 10 में रजिस्टर्ड ट्रस्ट को दे दिया जाता है, उसको असेसिंग ऑफिसर भी अलाउ नहीं कर सकता। Provided further that in the case of a trust or institution which has invested or deposited its income in accordance with the provisions of clause B of subsection 2, if dissolved, अगर वो जो ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है वो या तो इन्वेस्ट कर देता है या डिपॉजिट कर दे, जिसने इन्वेस्ट किया था या डिपॉजिट किया था अपनी इनकम को 2B के अनुसार, अगर वो ट्रस्ट ही डिसॉल्व हो जाता 2B के अनुसार, जो कि सबसेक्शन 5 में जो मेथड्स है, मोड्स है, फॉर्म्स है जहां पे पैसे को इन्वेस्ट करना, तो यदि वो ट्रस्ट ही डिसॉल्व हो जाता है जिसने इन्वेस्ट किया था वो पैसा, द असेसिंग ऑफिसर मे अलाउ एप्लीकेशन ऑफ सच इनकम फॉर द पर्पसेस रेफर्ड टू इन क्लॉज D ऑफ सबसेक्शन 3। तब वो उस केस में असेसिंग ऑफिसर अलाउ कर सकता है कि 3D में यानी दूसरे ट्रस्ट को वो पैसा देना अलाउ कर सकता है इन द ईयर इन विच सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन वाज डिसॉल्व। यानी एक ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन डिसॉल्व हो गया तो असेसिंग ऑफिसर ये अलाउ कर देगा कि वो ऐसी इनकम को अप्लाई होने दे दूसरे ट्रस्ट को देकर जो कि 12A में रजिस्टर्ड है। यानी उस केस में अगर वो इनकम दूसरे ट्रस्ट को दे दी जाती है तो उसका एप्लीकेशन मान लिया जाएगा और जो डिसॉल्व ट्रस्ट है उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा उस इनकम। और 4 में कहा गया है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट इंक्लूड्स द बिजनेस अंडरटेकिंग सो हेल्ड। जहां पर हम शब्द यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, तो उसमें बिजनेस अंडरटेकिंग भी शामिल है जो कि हो, एंड वेयर अ क्लेम इज मेड, और जहां पर कोई क्लेम किया जाता है that the income of any such undertaking shall not be included in the total income of the persons in receipt thereof, कि वो उस इनकम को पर्सन्स के टोटल इनकम में ना जोड़ा जाए। जहां पर भी ये क्लेम किया जाता है द असेसिंग ऑफिसर शैल हैव द पावर टू डिटरमिन द इनकम ऑफ सच अंडरटेकिंग, तो असेसिंग ऑफिसर के पास वो पावर होगा कि वो उस अंडरटेकिंग की, ऐसी अंडरटेकिंग की इनकम को डिटरमिन कर ले इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार जो असेसमेंट से रिलेटेड है, एंड वेयर इनकम सो डिटरमिन्ड इज इन एक्सेस ऑफ द इनकम एज शोन इन द अकाउंट्स ऑफ द अंडरटेकिंग, और जहां पर कोई एडिशनल इनकम असेसिंग ऑफिसर को मिलती है बाय डूइंग सच असेसमेंट, तो सच एक्सेस जो कि डिक्लेयर नहीं किया गया था, अनडिक्लेयर्ड एक्सेस, शैल बी डीम्ड टू बी अप्लाइड टू पर्पसेस अदर देन द चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। तो ये मान लिया जाएगा कि जो भी एडिशन असेसिंग ऑफिसर ने किया, यानी जो भी ऐसी इनकम असेसिंग ऑफिसर ने तय की जो कि जो इनकम अकाउंट्स में दिखाई गई थी उस अंडरटेकिंग के, उसके अलावा अकाउंट्स के बाहर की कोई इनकम उसने डिटरमिन कर ली अगर असेसिंग ऑफिसर ने, उस इनकम के बारे में ये मान लिया जाएगा कि वो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के अलावा लगाई गई है और इसलिए उसको फिर टैक्स कर लिया जाएगा। यानी यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर वो ऐसी इनकम ढूंढ निकालता है जो आंकड़ों में नहीं है, जो अनडिस्क्लोज्ड है, जो अनअकाउंटेड है, तो वो इनकम वो फिर टैक्स कर सकता है। नाउ सबसेक्शन 4A says that subsection 1 or 2 or subsection 3 or 3A shall not apply in relation to any income of a trust or an institution being profits and gains unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the trust। तो 11 में दिए गए जो सबसेक्शंस हैं वो ऐसे ट्रस्ट पे लागू नहीं होंगे, ऐसी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के इनकम पे लागू नहीं होंगे जो कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस हेड में डिराइव की गई इनकम जो होती है उसके अंतर्गत आते हैं, जब तक कि ऐसा ना हो कि जो बिजनेस था इट वाज इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रस्ट, वो ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव्स को, ट्रस्ट के उद्देश्यों को पर तक पहुंचने के लिए
वो जरूरी था, इंसिडेंट था, यानी कि उस रास्ते से होके जाना जरूरी। जब तक कि बिजनेस वाला ना हो तो ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं होते हैं, as the case may be, and the institution and the separate books of accounts are maintained in respect of such business। और साथ में ये बात भी जरूरी है कि उस बिजनेस के लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर मेंटेन्ड है, और अगर वो बिजनेस ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव्स को, ट्रस्ट के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए इंसिडेंटल है, यानी उससे वो लिंक्ड है, उससे जुड़ा हुआ है, और उस रास्ते से होकर ही ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव पूरे हो, तो ही ये जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस है वो सेक्शन 11 में एग्जाम्प्ट होंगे, और नहीं तो नहीं होंगे। और उसके बाद सबसेक्शन 5 है, एंड सेज दैट फॉर्म्स एंड मोड्स ऑफ इन्वेस्टिंग और डिपॉजिटिंग द मनी रेफर्ड टू, किस रूप में वो पैसा डिपॉजिट किया जाएगा। तो या तो वो सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में रखा जा सकता है, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, और कोई भी दूसरे सिक्योरिटी या सर्टिफिकेट हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए हों, या स्मॉल सेविंग स्कीम्स के तहत गवर्नमेंट की, या कोई ऐसा डिपॉजिट जो कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में है, या कोई ऐसा डिपॉजिट जो कि किसी शेड्यूल बैंक में है या कोऑपरेटिव सोसाइटी में है जो कि बिजनेस बैंकिंग कर रही है, जिसमें कि कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक या कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक भी होते हैं। शेड्यूल बैंक शब्द की परिभाषा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट से दी गई है, या सब्सिडरी बैंक की जो परिभाषा होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट से ली गई है। और इसमें बैंकिंग कंपनीज जो एक्विजिशन एंड ट्रांसफर एंड एक्ट है, उसमें भी जो उसके तहत जो नया बैंक बनता है वो भी शेड्यूल बैंक में आता है। तो इस प्रकार से जो बैंकिंग शेड्यूल बैंक की परिभाषा यहाँ पे अलग अलग एक्ट से ली गई है। और एनी अदर बैंक बीइंग अ बैंक इंक्लूडेड सेकंड शेड्यूल, और कोई और बैंक की परिभाषा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेकंड शेड्यूल से ली गई है। या वो इन्वेस्टमेंट यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट्स में किया जा सकता है, या फिर वो किसी ऐसी सिक्योरिटी या मनी में किया जा सकता है जिसको क्रिएट या इशू सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था या स्टेट गवर्नमेंट ने किया था। या वो इन्वेस्टमेंट किसी डिवेंचर्स में किया जा सकता है जो कि किसी कंपनी द्वारा या उसके बिहाफ पे इशू किए जा रहे हैं, किसी कॉर्पोरेशन के द्वारा या उसके बिहाफ पे इशू किए जा रहे हैं। Both the principal whereof and the interest whereon are fully and unconditionally guaranteed by the central government। जिसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इस वेंचर का सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिना किसी शर्त के गारंटी किया हुआ है, या स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी किया हुआ है, या किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट है। तो ये अलग अलग, या किसी बॉन्ड में इन्वेस्टेड है फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की, या किसी पब्लिक कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड है जिसको कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउसिंग के लिए बनाया गया था, या फिर किसी ऐसे पब्लिक कंपनी के बॉन्ड्स हैं जिसका कि ऑब्जेक्ट जो था वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को देने का था। लॉन्ग टर्म फाइनेंस वर्ड को भी डिफाइन किया गया है कि ये वो ऐसा लोन या एडवांस होता है जहां पर टर्म्स अंडर विच द मनी आर लोन्ड और एडवांस प्रोवाइड फॉर रिपेमेंट, रिपेमेंट 5 साल से या उससे ज़्यादा का पीरियड जहाँ होता है उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस में माना जाता है। और जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डिफाइन किया गया है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है वो प्रोजेक्ट जो कि पोर्टेबल वाटर सप्लाई, पीने का पानी सप्लाई करने का प्रोजेक्ट है, सैनिटेशन एंड सीवरेज का है, ड्रेनेज का है, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, रोड्स है, ब्रिजेज है, फ्लाईओवर्स है, अर्बन ट्रांसपोर्ट है, या फिर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी वो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो मशीनरी या प्लांट नहीं आएंगे सिवाय उन मशीनरी या प्लांटों के जो कि जिनका इंस्टॉलेशन एक बिल्डिंग में कन्वीनियंट ऑक्यूपेशन ऑफ बिल्डिंग के लिए किया गया है, कि भाई जैसे एसी वगैरह होते हैं, इवन दो अटैच टू और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू दी अर्थ, भले ही वो अटैच्ड है अर्थ पे, ऐसी मशीनरी या प्लांट, तो भी वो उसमें नहीं आएंगे मूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में। और ऐसा डिपॉजिट आईडीबीआई में भी किया जा सकता है या किसी और प्रेस्क्राइब मोड में किया जा सकता है। और उसके बाद 11(6) में कहा जाता है कि इन दिस सेक्शन वेयर एनी इनकम इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड और एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट फॉर एप्लीकेशन,
जहां पर भी इनकम को अप्लाई होना है या फिर एक्यूमुलेटेड या सेट अपार्ट होना है एप्लीकेशन के लिए, अप्लाई होने के लिए, then for such purposes the income shall be determined without any deduction or allowance by way of depreciation. तो इनकम को जब निकाला जाएगा तो डेप्रिसिएशन उसमें नहीं लगा जाएगा, और otherwise in respect of any asset acquisition of which has been claimed as an application of income, जिस एसेट का एक्विजिशन को इनकम का एप्लीकेशन माना जा रहा है उस पर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए नहीं, लगा के माइनस नहीं की जाएगी राशि कि भाई कितना लगाया गया, जितने में वो खरीदी गई है वो पूरी पूरी राशि मानी जाएगी। और 7 में कहा गया है कि वेयर ए ट्रस्ट और एन इंस्टीट्यूशन हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर 12AA, या फिर उसको रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो गया है अंडर 12A, और वो जो रजिस्ट्रेशन था वो फोर्स में है किसी भी प्रीवियस ईयर में, तब कोई भी बात अगर सेक्शन 10 नथिंग कंटेन इन सेक्शन 10 shall operate to exclude any income derived from the property held under trust from the total income of the person in receipt thereof for that previous year. यानी जहां पर 12AA में रजिस्ट्रेशन हो गया या 12A में रजिस्टर हो गया है कोई ट्रस्ट, तो वहां पे सेक्शन 11 के तहत ये डिसाइड होगा, सिवाय जहां पर 23C का क्लॉज 1 का प्रावधान आता है उसको छोड़ते हुए। सेक्शन 10 में 23C में के हिसाब से वहां पर यह तय नहीं किया जाएगा कि वो जो कितनी इनकम एक्सक्लूड होनी है टोटल इनकम में से, और ये बात सेक्शन 11 को देख के तय होगी। यानी 12A और 12AA में जहां रजिस्ट्रेशन है वहां पर सेक्शन 11 को प्रेसिडेंस दिया गया है, उसको प्राथमिकता दी गई। तो उसके बाद जो रूल्स हैं कि ये ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज किया जाता है, तो ये इसको पढ़ा जा सकता है कि फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के वो ऑप्शन एक्सरसाइज होता है, और कहाँ कहाँ पे वो फॉर्म से इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट होते हैं उनका भी वर्णन एक रूल के द्वारा भी किया गया है, क्योंकि वहाँ कहा गया था कि रूल भी संबंध बनाया जा सकता है कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ today's lecture, and we will be beginning with section 12 tomorrow. So thank you very much for joining us today.